कैसे हैं आप। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे नैन आईएएस पे मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग बायोलॉजी में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको पढ़ रहे हैं, जो भी स्टेट परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जो भी आपकी स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हैं या वनडे एग्जाम्स की जितनी परीक्षाएं जहां भी सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछा जाता है साइंस सेक्शन से। तो आपको पता है कि जीव विज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। बिना आप इसको कवर किए हुए जो है अच्छे नंबर नहीं ला सकते। और आजकल तो बहुत सारे सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनकी समझ होना जरूरी है। हम बेसिक से क्लास अपनी पढ़ा रहे हैं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस उपलब्ध हैं दोस्तों। 1 बाय 1 करके आप अपने टॉपिक तैयार कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं और प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने देखा उसका विभाजन प्रोटोजोआ मेटाजोआ में करके हमने देखा। धीरे धीरे हमने जो है कई चीज़ों को देख लिया। जैसे हमने देखा प्रोटोजोआ संघ किस तरह काम करता है, कैसे उसके लक्षण हैं, कैसे जीव हैं, किस तरह वो जो है व्यवहारिक तरह से मानव में रोग फैलाते हैं या उपयोगी भी हो सकते हैं। तो उस क्रम में दोस्तों आज एक नया संघ हम लोग पढ़ेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज। आज का जो संघ है दोस्तों वो कौन सा है? संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। आज का संघ है हमारा संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेट शब्द से कुछ साउंड कर रहा होगा दोस्तों, प्लेट से शब्द से फ्लैट समथिंग कुछ साउंड कर रहा होगा कि ऐसे जीव होते हैं जो फ्लैट होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं या चपटे होते हैं, ठीक है। मतलब अगर इसको कहा जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है, शब्दों से, ठीक है। तो पहला शब्द है दोस्तों प्लेटी, ठीक है, और दूसरा है हेल्मिन्थीज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? प्लेटी का मतलब तो आपको पता ही है, फ्लैट होगा, ठीक है। फ्लैट मतलब चपटा, फ्लैट मतलब दोस्तों चपटा। और हेल्मिन्थीज का जो मतलब होता है वो होता है वॉर्म, ठीक है, मतलब कीड़ा, चपटे कृमि या चपटे कीड़े। ये क्या हो गया? कृमि हो गया या कीड़े हो गए। तो मतलब शब्द से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि संघ में शामिल किए हुए जीवों का किस तरह आकार होगा, किस तरह रूप होगा। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। बहुत शॉर्ट में देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वही डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें जानते हैं दोस्तों कि इसमें जो है कीड़े के समान जीव होते हैं, कीड़े के समान होते हैं दोस्तों। पॉइंट को नोट करते जाइए, परीक्षा के दृष्टि से जो पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं मैं उन्हीं को आपको बताऊंगा। और अगर पॉइंट आप नोट करके नोट्स बना लेंगे तो आपके काम आएगा। और ये जो मैटर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये इकट्ठा किया है कई जगह से, कई स्रोतों से, प्रामाणिक स्रोतों से। तो आप इसका अगर नोट्स तैयार करके रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। और केवल आप देखेंगे तो आपको मिस कर जाएगा, भूल जाएगा। तो आप एक पॉइंट को इसमें नोट कर लीजिए, वहाँ से बाहर सवाल कहीं नहीं पूछा जाएगा। ये कीड़े के समान होते हैं और क्या होते हैं? अखंडित होते हैं, अखंडित होते हैं, अखंडित जंतु हैं, ठीक है। अधिकांश क्या होते हैं? पहला पॉइंट ये है दोस्तों, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो अधिकांश जंतु होते हैं, अधिकांश जंतु होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो चपटे कृमि होते हैं, मैक्सिमम कृमि क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं। दो चीजें क्लियर हुई। तीसरी चीज क्या? इन्हीं के कारण मनुष्यों में, पालतू पशुओं में, पालतू और जंगली कह सकते हैं, जंगली जंतुओं में
उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? रोग उत्पन्न होते हैं। मतलब मनुष्यों में और उनके पालतू पशुओं में हो, चाहे वो जंगली जंतुओं के बारे में भी हो, इनकी वजह से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे देखेंगे कौन से रोग हैं वो। ठीक है, अब चूंकि ये परजीवी होते हैं, तो परजीवी होने के कारण दोस्तों, परजीवी होने के कारण इनकी जो संरचना होती है, इनकी जो संरचना है, चाल है, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, ये किसकी तरह विकसित होती हैं? परपोषी की तरह, परपोषी की तरह विकसित होती है। विकसित होती मतलब क्या हुआ? चूंकि ये परपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, आपको पहले से पता है, तो इनकी जो संरचना होती है, इनका रूप रंगाकार होता है या ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वो परपोषी की तरह विकसित होती है, क्योंकि वो पता है कि हमें परपोषण ही करना है, हमें दूसरे पे निर्भर करना है, इसलिए परपोषी की तरह विकसित होते हैं। ये कहने का मतलब है। ठीक, इसी तरह इनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब इनके प्रमुख लक्षण, ये तो इनकी मूल बातें हो गई। अब दोस्तों देखेंगे कि मुख्य लक्षण क्या है इनके मुख्य लक्षण क्या हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, प्रमुख लक्षण। प्रमुख लक्षण, सबसे पहला तो आप देख ही चुके हैं, परजीवी। परजीवी। दूसरा, कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र जीवी होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं या स्वच्छंद होते हैं, या स्वच्छंद, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग। जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, जो प्लेनेरिया है प्लेटिहेल्मिंथेस का, ये क्या है दोस्तों? ये फ्री लिविंग होता है या स्वतंत्र जीवी होता है, परजीवी नहीं होता। अगला पॉइंट है दोस्तों, इनके शरीर में क्या होता है? शरीर में कांटे और चूषक पाए जाते हैं, कांटे और चूषक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कांटे और चूषक क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि देखिए, इनके जो आश्रय होते हैं, उनके शरीर से इनको चिपके रहना होता है, तो जाहिर सी बात है कुछ संरचनाएं ऐसी होंगी जो चिपके रहने में मदद करेंगी। तो क्या होगा? शरीर में कांटे और चूषक की उपस्थिति अनिवार्य है, तभी ये अपने आश्रयों से चिपक के रह पाते हैं। ठीक है, तो इनके शरीर में क्या होता है? कांटे और चूषक उपस्थित होते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आई बात दोस्तों? इन जंतुओं का जो शरीर होता है दोस्तों, जो शरीर होता है वो क्या होता है? त्रिस्तरीय होता है, मतलब इसमें 3 लेयर्स होती हैं। शरीर क्या होता है? त्रिस्तरीय होता है। मतलब पहली क्या होती है? एक्सोडर्म, फिर मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 लेयर क्या होती हैं दोस्तों शरीर की? एक्सोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। मतलब 3 लेयर्स में इनका शरीर बटा होता है। प्लेटिहेल्मिंथेस के जंतुओं का शरीर क्या होता है? 3 लेयर्स में बटा होता है। 3 लेयर्स कौन सी होती है? बाहरी परत एक्सोडर्म है, मध्य परत मेसोडर्म है और एंडोडर्म क्या है? आंतरिक परत। क्लियर हुआ? ये प्रमुख लक्षण है दोस्तों। एक बार अगर आप अच्छे समझ लेंगे तो कहीं आपको फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या है? सर्वप्रथम अंगों का, सर्वप्रथम अंगों का, और जो अंग होते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम इनमें विकास पाया जाता है और विभिन्न तंत्रों का भी विकास पाया जाता है। सर्वप्रथम अंगों का तथा तंत्रों का विकास पाया जाता है, पाया जाता है। मतलब अंगों का और तंत्र का विकास पाया जाता है। ठीक है, और कैसा विकास होता है दोस्तों? पूर्ण विकास होता है। ध्यान दीजिएगा, अंगों का और तंत्रों का क्या होता है? पूर्ण विकास पाया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, इतनी बातें नोट कर लिया।
आगे देखते हैं कुछ और बातें महत्वपूर्ण है जो इस संघ के जीवों के विषय में। आइए देखते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र क्या होता है दोस्तों? पाचन तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता। क्या होता है? पाचन तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता। ऐसा क्यों है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाचन तंत्र पूर्ण विकसित क्यों नहीं होता? क्योंकि इन्हें पता है, इनके शरीर को पता है कि हमें तो भोजन जो है अपने जो भी पोषक है उनसे प्राप्त करना है। तो ये जिन पे निर्भर होते हैं दोस्तों, उनके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो पाचन तंत्र के विकसित होने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसलिए पाचन तंत्र जो है कम विकसित होता है। ठीक है, पाचन तंत्र इसमें कम विकसित होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दोस्तों? कोई दिक्कत? चलिए, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है क्या? श्वसन तंत्र। और कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र मतलब तीन चीजें, ब्लड सर्कुलेशन होता है या श्वसन तंत्र या कंकाल तंत्र। ये तीनों तंत्र जो होते हैं दोस्तों, ये तीनों तंत्र नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। रक्त परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अभाव होता है और स्केलेटल सिस्टम का अभाव होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये तंत्र विकसित नहीं होते। पाचन तंत्र कम विकसित होता है। अंग और कुछ तंत्र विकसित होते हैं, उनका पूर्ण विकास पाया जाता है। ठीक है, जंतु जो होते हैं इसके प्रायः क्या होते हैं दोस्तों? उभयलिंगी। जंतु प्रायः उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी क्या होते हैं? उभयलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं। और जो निषेचन होता है क्या होता है? पूर्ण आंतरिक। निषेचन पूर्ण आंतरिक होता है। निषेचन क्या होता है? पूर्णतः आंतरिक होता है। ठीक है, मतलब इनके जो जंतु होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं या उभयलिंगी होते हैं, और इनमें जो निषेचन होता है वो क्या होता है? आंतरिक होता है। कैसा होता है? आंतरिक होता है। उत्सर्जन कैसे होता है दोस्तों? इसमें उत्सर्जन क्रिया देख लीजिए। उत्सर्जन कैसा होता है? ये ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। ज्वाला कोशिकाओं द्वारा। फ्लेम सेल्स होती हैं, फ्लेम सेल्स इनके द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इनका शरीर देखिए दोस्तों, खंड युक्त तो दिखाई पड़ता है, जैसा कि आपने देखा खंड युक्त होता है। ठीक है, लेकिन असल में वास्तविक खंड नहीं होते ये, जैसे आपको इसे दिखाई पड़ेगा, लेकिन खंड युक्त दिखाई पड़ेगा। खंड युक्त दिखाई पड़ेगा लेकिन वास्तविक खंड ये नहीं होते। ठीक है, क्लियर हुआ? ये केवल भ्रम है। क्लियर हुआ? मतलब असलियत में ये खंड नहीं होते। अब चलिए इसके उदाहरण क्या है दोस्तों? अगर देखा जाए तो प्रमुख जंतु क्या है इसके? प्रमुख जंतु जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत रखे जाते हैं वो कौन से हैं? एक तो है प्लेनेरिया, जिसको आपने देखा ये स्वच्छंद अवस्था में पाया जाता है। एक तो प्लेनेरिया हो गया, दूसरा फैसियोला हो गया, तीसरा क्या हो गया? टीनिया हो गया, चौथा सिस्टोसोमा। प्लेनेरिया, फैसियोला, टीनिया, सिस्टोसोमा, इनके बारे में कुछ बातें हम आपको बताएंगे। जैसे क्या बातें? अब देखिए फैसियोला जो होता है दोस्तों, फैसियोला जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पित्त प्रणाली में। गाय हुआ, बैल हुआ, भेड़ हुआ, इनकी
पित्त प्रणाली में, जो बाइल जो उसका सिस्टम होता है, जो पित्त संस्थान होता है, तो पित्त प्रणाली में ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो फैसियोला है दोस्तों, फैसियोला जो है, इसको फैसियोला हिपैटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका। ये क्या है? ये यकृत पर्णाभ है। क्या है? यकृत पर्णाभ इसको बोला जाता है। तो ये क्या होता है दोस्तों? फैसियोला हिपैटिका, यकृत पर्णाभ इसको कहते हैं। ये इनकी पित्त प्रणाली में उपस्थित होता है। गाय, बैल, भेड़, इनकी पित्त प्रणाली में ये पाया जाता है। क्लियर हुआ? टीनिया, टीनिया जो जीव देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ये प्लेटिहेल्मिन्थेस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। और क्या होता है दोस्तों? अंतः परजीवी होता है। क्या होता है? अंतः परजीवी, मतलब आंत में पाया जाता है और परजीवी के रूप में रहता है, मतलब नुकसान पहुंचाता है। क्लियर हुआ? नुकसान ये पहुंचाता है। ठीक है, चलिए। सिस्टोमा, ये रक्त पर्णाभ है, इसको हम रक्त पर्णाभ कहते हैं। रक्त पर्णाभ। क्लियर हुआ? चलिए, कुछ बातें हैं संघ प्लेटिहेल्मिन्थेस के बारे में। तो दोस्तों, ये हमारा संघ कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं एक दूसरे संघ के बारे में। इस तरह दोस्तों मुख्य बातें हम इनके बारे में देख ले रहे हैं, ताकि कुछ बच्चे में आपको हर संघ के विशेषताओं के बारे में पता हो जाए। कौन कौन से संघ में कौन कौन से जंतु आते हैं, किस तरह वो महत्वपूर्ण है या नुकसानदायक हैं, उनके प्रमुख लक्षण क्या है। इस तरह आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एकदम से क्लियर हो जाएगा और दोबारा कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, एस्केहेल्मिन्थेस। अब अगला जो संघ है, संघ एस्केहेल्मिन्थेस। संघ एस्केहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, ठीक है, हेल्मिन्थेस। क्लियर हुआ? अब इसका भी अगर मतलब निकालेंगे दोस्तों तो क्या होगा? निमेटोस, निमेटोस और दूसरा क्या होगा? हेल्मिन्थेस तो है इसमें, निमेटोस, हेल्मिन्थेस। तो इसका निमेटोस का मतलब क्या होगा दोस्तों? थ्रीड। इसका क्या मतलब होगा? थ्रीड। और इसका मतलब हो गया वॉर्म या कृमि। थ्रीड मतलब धागा होता है, मतलब एस्केहेल्मिन्थेस का मतलब हो गया ऐसे जीव जो पतले धागे नुमा संरचना में होते हैं, मतलब पतले धागे नुमा संरचना में। ठीक है, ये है एस्केहेल्मिन्थेस। क्लियर हुआ? ये तो नाम का मतलब हो गया। आइए प्रमुख बातों को देख लिया जाए दोस्तों, प्रमुख बातों को देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात संघ एस्केहेल्मिन्थेस के बारे में। इस संघ के जीवों की खास बात क्या है दोस्तों? ये जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं और परजीवी के रूप में भी हो सकते हैं। किसके रूप में हो सकते हैं? परजीवी के रूप में। हम आगे देखेंगे किस तरह। ठीक है, जलीय, स्थलीय और परजीवी तीनों रूपों में ये पाए जाते हैं। शरीर जो होता है अखंडित होता है। प्लेटिहेल्मिन्थेस में आपने देखा उसमें खंड पाए जाते हैं। अब वो बात अलग है दोस्तों कि वो वास्तविक नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, शरीर जो होता है अखंडित होता है। क्या होता है? अखंडित होता है, लंबे पतले धागे जैसा, लंबे पतले धागे जैसा। ठीक है, लंबे पतले धागे जैसा होता है, बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है और दोनों सिरे क्या होते हैं दोस्तों? नुकीले होते हैं। मतलब इस तरह पाया जाएगा, आप ऐसे समझिएगा। ये सिरा दोनों नुकीला होगा और ऐसे बेलनाकार होगा। ठीक है, बेलनाकार।
जैसे उसमें चपटे होते हैं प्लेटी हेलमिंथीज में दोस्तों, और इसमें अंतर क्या है, उसमें चपटे होंगे, इसमें बेलनाकार होंगे। क्लियर हुआ? चलिए ये बात समझ में आई। आइए इनकी संरचना के बारे में और चीजें देखते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, शरीर पर कड़ा उपचर्म पाया जाता है। ये जो शरीर है इसके ऊपर कड़ा उपचर्म मतलब कवर होता है। कड़ा क्या पाया जाता है, उपचर्म पाया जाता है। इस उपचर्म को क्या कहते हैं दोस्तों, क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल। क्लियर हुआ? इनके शरीर पे क्या पाया जाता है, कड़ा उपचर्म पाया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। ठीक है, आइए दोस्तों अगला पॉइंट देख लिया जाए। शरीर क्या होता है, अखंडित होता है, ये तो आपको पता है। कृत्रिम देह गुहा उपस्थित होती है, कृत्रिम देह गुहा। देह गुहा क्या है दोस्तों, देखिए शरीर के अंदर जो आहार नाल होता है और जो होती है त्वचा, ठीक है, इसके बीच का जो स्थान होता है, आहार नाल और त्वचा के बीच का जो स्थान होता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, देह गुहा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो कृत्रिम देह गुहा पाई जाती है, और क्या होता है, आहार नाल विकसित होता है। इनका जो आहार नाल होता है दोस्तों वो विकसित होता है, वो विकसित होता है, मतलब अपूर्ण नहीं होता है, ये विकसित होता है। ठीक है, मुख द्वार भी उपस्थित होता है, मुख द्वार, और यहाँ पर मतलब मान लीजिए मुख भी होगा और यहाँ गुदा भी उपस्थित होगी, गुदा भी उपस्थित, मतलब गुदा भी उपस्थित होती है, मुख द्वार भी उपस्थित होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए ठीक है, आइए और बातें देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है जानने के लिए। जो जो पॉइंट्स जरूरी हैं दोस्तों मैं आपको डिस्कस कर ले रहा हूं। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र एवं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या होता है, अभाव होता है, नहीं होते इसमें। ठीक है, अभाव होता है दोस्तों, न तो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, न तो श्वसन तंत्र होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक लिंगी होते हैं, ये जो होते हैं एस्केलेंथीस, ये क्या होते हैं दोस्तों, एस्केरिस होते हैं। अभी आपको उदाहरण बताएंगे हम। ये क्या होते हैं दोस्तों, एक लिंगी, क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल। ठीक है, एक लिंगी प्राणी होते हैं। ठीक है, मतलब जो नर अंग जो है अलग पाया जाएगा, नर अंग अलग, और मादा जननांग जो है अलग जीवों में पाया जाएगा। नर और मादा जननांग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, मतलब एक लिंगी होता है। क्लियर हुआ? चलिए, अधिकांश जो होते हैं दोस्तों वो परजीवी ही होते हैं। अधिकांश क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। अधिकांश क्या होते हैं, इनमें परजीवी ही होते हैं। ठीक है, और पोषकों में क्या होते हैं, ये रोग उत्पन्न करते हैं। अपने जो पोषक होते हैं, जो इनको जिनसे जुड़ के अपना भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं, उनमें ये बहुत सारे रोग पैदा करते हैं। पोषकों में रोग उत्पन्न करते हैं, मतलब प्लेटिहेल्मिन्थीस का भी वही काम है और एस्केलेंथीस का भी यही काम है कि ये रोग उत्पन्न करते हैं जिनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए ये मुख्य मुख्य बातें हो गई दोस्तों इनके बारे में। अब देखते हैं कौन कौन से जीव हैं जिन्हें हम इस संघ में रख सकते हैं। ठीक है, आइए देखा जाए। सबसे पहले तो एस्कैरिस ही देख लीजिए, एस्कैरिस। दूसरा जीव होता है ट्राइकिनेलिया, ट्राइकिनेलिया। तीसरा है बुचेरिया। ये महत्वपूर्ण जीव हैं, बाकी सारे जीवों के बारे में जरूरी नहीं है जानना। एस्कैरिस के बारे में जान लीजिए दोस्तों, ये मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। एस्कैरिस जो होता है मनुष्य की, जो आप कहते हैं ना पेट में कीड़े लगने वाली प्रॉब्लम, वो यही होते हैं। मनुष्य की
छोटी आंत में पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। और कौन सा रोग पैदा करता है? स्कैरिएसिस, एक रोग उत्पन्न करता है जिस रोग का नाम है स्कैरिएसिस रोग। क्लियर हुआ? बुचेरिया क्या पैदा करता है? बुचेरिया क्या पैदा करता है? ये पैदा करता है मनुष्य में फाइलेरिया रोग। फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरिया रोग बुचेरिया से ही होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है। अब ये क्या करता है? ट्राइकिनेरिया को भी जान लीजिए। तो ये मनुष्य में, सुअर में, इन सब में पाया जाता है। मनुष्य में पाया जाएगा, सुअर में पाया जाएगा, और सारे बहुत से स्तनपायी जीवों में पाया जाएगा, पाया जाता है, और रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। क्लियर हुआ? चलिए, ये उदाहरण भी हो गया दोस्तों। अब हम क्या देखेंगे दोस्तों? अब हम क्या देखेंगे? दो संघ खत्म हो गए। दो संघ के बारे में हमने आपको बता दिया, और सारे तथ्यों को आप नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि ये एक बार में नहीं याद होंगे। तो जो महत्वपूर्ण हर संघ के बारे में, कि उसका मतलब क्या है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, इस संघ में पाए जाने वाले जंतुओं के प्रमुख लक्षण क्या हैं, और किस तरह ये महत्वपूर्ण है, चाहे वो फायदे के लिए हो चाहे वो नुकसान के लिए हो, किस तरह इन रोगों को जो है फैलाते हैं अपने पोषकों में या फिर जिनसे ये जुड़े होते हैं। ठीक है, तो संघ एस्केलेहेल्मिन्थीस कंप्लीट हो गया दोस्तों। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी परीक्षा में जीएस पॉइंट आपको से पूछी जाए और वो छूट जाए। हमने सारी चीज़ों को उसमें शामिल रखा है। हो सकता है कुछ चीज़ें ज़्यादा ज़रूर हो जाएं, लेकिन कम बिल्कुल नहीं होंगी। तो इसलिए आप एक नज़र ज़रूर डालिए और इनको याद करने का प्रयास ज़रूर करिए दोस्तों। आइए एक और देख लेते हैं संघ। संघ एनीलिडा, एनीलिडा के बारे में पढ़ लिया जाए दोस्तों। संघ एनीलिडा के बारे में, इसके बारे में जाना जाए। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग, एनीलिडा शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया वो लैमार्क ने किया। लैमार्क से तो आप परिचित भी होंगे दोस्तों, जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। ठीक है, बायोलॉजी में ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है। तो लैमार्क ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया, सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, ठीक है, बस ऐसे जान लीजिए। लैमार्क महत्वपूर्ण है इसलिए हमने बता दिया। ठीक है, इसमें जो इसका जो वो होता है, अगर इसमें हम शब्द का विभाजन करें तो एनीलिडा में क्या होगा, क्या होगा दोस्तों? एनेलस होता है, एनेलस होता है। दूसरा शब्द होता है ईडोस। बस इतना जान लीजिए कि इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब होता है रिंग, और इनका मतलब होता है वॉर्म। रिंग, वॉर्म। अब वॉर्म का मतलब आप समझ ही गए हैं, कृमि है, और रिंग का मतलब हो गया गोल, मतलब ये गोल कृमि है। ठीक है, रिंग के टाइप से होते हैं, वलय के टाइप से। वलय का मतलब ये हो गया जैसे, अब वलय का मतलब मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे रूप दे देते हैं तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा केचुआ या जोंक, कुछ भी कह लीजिए। और आपको पता है कि संघ एनीलिडा में केचुआ या जोंक आते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख प्राणी हैं, प्रमुख जीव हैं। तो ये हो गया आपका संघ एनीलिडा, जिसका मतलब होता है रिंग वॉर्म। आइए दोस्तों देख लेते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में और विशेषताओं के बारे में। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण लक्षण और विशेषताएं। क्या देखेंगे हम? प्रमुख लक्षण, प्रमुख लक्षण। तो जो पहला लक्षण होता है दोस्तों, शरीर खंडित होता है। शरीर इनका खंडित होता है, वलय युक्त होता है। क्या होता है? छल्लेदार होता है या वलय युक्त होता है। समझ में आया? लंबा होता है, कृमि का आकार का होता है और वलय युक्त होता है। ठीक है, वास्तविक देह गुहा,
अभी आपने देखा संघ एस्के हेलमिंथीज में, जिसका उदाहरण एस्केरिस है, उसमें आपने देखा कि देह गुहा का अभाव होता है, कृत्रिम देह गुहा होती है। तो यहाँ एनेलिडा संघ में क्या होता है दोस्तों, वास्तविक देह गुहा इन्हीं प्राणियों में सबसे पहले, इन्हीं प्राणियों में सर्वप्रथम विकसित हुई, सर्वप्रथम विकसित हुई। सर्वप्रथम देह गुहा किसमें विकसित हुई, इन्हीं जंतुओं में, ठीक है। अब देखिए ये क्या होते हैं दोस्तों, स्वतंत्र जीवी। जैसे केंचुओं का आपने देखा होगा, तो क्या है, स्वतंत्र जीवी है, ठीक है। बहुकोशिकीय होता है, क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है, कोशिकीय होता है। और क्या होता है, शरीर त्रिस्तरीय, शरीर क्या होता है, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय हम लोग देख चुके हैं, एक्सोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, मतलब इनका शरीर 3 स्तर से बना होता है। क्लियर हुआ, 3 स्तर से क्या होता है, बना होता है। शरीर में छोटे छोटे कांटे नुमा शूक पाए जाते हैं, शरीर में छोटे छोटे कांटे जैसे, कांटे नुमा शूक उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, शूक, बहुत छोटे छोटे, बहुत महीन, ठीक है। चलिए, अंग और अंगतंत्र का इनमें पूर्ण विकास होता है, अंग और अंगतंत्र, ठीक है। अंग और अंगतंत्र का पूर्ण विकास होता है, मतलब ये डेवलप होते हैं, अंगतंत्र भी और अंग भी। क्लियर हुआ। चलिए, आहार नाल जो होता है दोस्तों, इनका आहार नाल, संघ एलिनिडा के जंतुओं का आहार नाल क्या होता है, नलिकाकार होता है। कैसा होता है, नलिकाकार। आहार नाल कैसा होता है दोस्तों, नलिकाकार होता है। तो आपको पता है देह गुहा इनमें क्या होती है, वास्तविक होती है। तो जो शरीर, वो कहाँ होती है, शरीर की एक दीवार है जैसे ये, और मान लीजिए ये आहार नाल है इनका, ये जो बीच की जगह है दोस्तों, इसी को देह गुहा कहते हैं, ठीक है। ये जैसे ऊपर की शरीर की बाहरी परत है, शरीर की दीवार है ये, और ये आहार नाल है शरीर के अंदर, इसके बीच की जगह होती है, इसी को देह गुहा कहा जाता है। कंफ्यूजन ना हो इस बारे में। तो वास्तविक जो देह गुहा है इन्हीं में पाई जाती है, तो ये आप देख ही चुके हैं, वास्तविक देह गुहा, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया दोस्तों। रक्त का जो परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, रक्त का जो परिसंचरण होता है,